So, good morning, 7th class. How are you all? I hope that you all are fit and fine and enjoying my videos. So, here, as you know very well, कि we have completed our syllabus. कि हम लोगों ने अपना सारा syllabus जो है वो complete कर लिया है. So, this is a revision video and in which I am explaining the question answer. And after explaining these question answer, it will be easy for you to learn the question answer. And later I will tell you okay, when will I take the test of this chapter. Very soon after the explanation and after your learning and revision, I will take the test of this chapter. So the first question is here. वट वर द ऑफिस हेल्ड बाय द सादत खान, मतलब सादत खान को कौन कौन से ऑफिस ये थे वो दिए गए थे और कब दिए गए थे. सादत खान वाज अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ अवध, मतलब सादत खान को जो था वो अवध का सूबेदार बनाया गया था 1722 CE. एंड ही आल्सो हेल्ड द कंबाइन ऑफिस, उसे जो थे कंबाइन ऑफिस दिए गए थे ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी. फौजदारी, दीवानी और जो सूबेदारी के में जो था वो एज ही वाज द सूबेदार ऑफ अवध, जैसे कि वो सूबेदार था अवध का तो उसे दीवानी और फौजदारी जो थे वो दोनों ही तरह के कंबाइन ऑफिस दिए गए थे. वाई डिड नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम. कहते हैं जो नवाब ऑफ अवध थे और बंगाल जो थे वो जागीरदारी सिस्टम से दूर कैसे होते गए या कैसे दूर हो गए. नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल टू do away with the Jagirdari system because first one, Jagirdar was appointed by the Mughals were very loyal in the Mughal Empire. कहता है जो जागीरदार जो थे दैट वर अपॉइंटेड बाय द मुगल, जो जिनको मुगलों ने अपॉइंट किया था वर वेरी लॉयल टू मुगल एम्पायर, वो मुगल एम्पायर के बहुत ही लॉयल थे. सेकंड, मैनी ऑफ लार्ज स्टेट्स वर अपॉइंटेड बाय द मुगल नोबल्स, दे वर हाईली सस्पिशियस फॉर सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, कि वो अपने कुछ कामों के लिए जो था उनके ऊपर बहुत शक होता था, मतलब उनके ऊपर शक रहता था. कि तभी जो मैनी ऑफ द लार्ज स्टेट्स वर अपॉइंटेड बाय द मुगल नोबल्स, क्योंकि बड़ी बड़ी जो स्टेटें थी वो मुगल नोबल्स को ही दी गई थी जो वफादार होते थे मुगल्स के लिए. एंड दे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेट दैट दे हैड इनहेरिटेड स्पेशली जागीरदारी सिस्टम, मतलब जो उनको जागीरदारी सिस्टम जो दिया गया था, जो जागीरदार सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई शक हो जाता था, किसी न किसी तरह का उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर शक रहता था. हाउवर सिख ऑर्गेनाइज इन टू द 18th सेंचुरी, किस तरह से सिखों ने 18th सेंचुरी में अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था. देखिए, इन 1699 द 10th गुरु ऑफ सिख गुरु गोबिंद सिंह जी क्रिएटेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा. कहता है भी जो 10वें गुरु थे सिखों के गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने एक संस्था बनाई जिसको कि उन्होंने खालसा कहा. आफ्टर हिम द होल खालसा स्टूड अप अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, इसके बाद ही सारे के सारे जो खालसा थे वो मुगलों के खिलाफ उठ खड़े हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर, यानी कि बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो मुगल जो थे, जो खालसा उनकी पंथ बनाया गया था, वो सिखों के द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ जो थे बंदा बहादुर के नेतृत्व में उठ खड़े हुए. ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द सिख ऑर्गेनाइज इन टू द नंबर ऑफ ग्रुप्स कॉल्ड जत्थाज. 18th सेंचुरी में सिखों ने अपने आप को जो था वो नंबर ऑफ ग्रुप्स में जो था वो ऑर्गेनाइज कर लिया था और इनको जत्थाज कहते थे. विच लेटर बिकम मिसल्स, जिनको कि बाद में मिसल्स जाना गया. एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ऑल द जत्थाज वर नोन एज द दल खालसा, और इन मिसल्स को जब कंबाइन किया गया था, इन जत्थाज को जब कंबाइन किया गया था, उसी दल को जो था वो एक खालसा का नाम दिया गया. एंड दे वर यूज टू मीट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी, ये बैसाखी के टाइम पे सब और दिवाली के टाइम पर जो थे वो दे यूज़ टू मीट विद, मतलब ये वहाँ इकट्ठे होते थे बैसाखी पर और दिवाली के टाइम में टू डिस्कस अबाउट द दल खालसा, भी खालसा किस तरह से आगे काम करेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द मराठा वांट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन, भी मराठा लोग जो थे वो डेक्कन से बियॉन्ड या डेक्कन से आगे क्यों जाना चाहते थे या डेक्कन में आगे क्यों और क्यों अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे. तो मराठा अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी फोर्ट ब्रेवली अगेंस्ट द मुगल एम्पायर. सो मराठा अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी, जो मराठा लोग जो थे वो शिवाजी की लीडरशिप में फोर्ट ब्रेवली अगेंस्ट द मुगल एम्पायर. कहता है शिवाजी जब मराठा एम्पायर के लीडर थे या जब उनको लीड कर रहे थे तो वो मुगल एम्पायर से बड़ी बहादुरी से उनसे लड़े. द मराठा रूलर वांटेड टू ऑर्गेनाइज्ड एज ओवर लॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन, की वो पूरे के पूरे जो था एंटायर डेक्कन के ऊपर अपना
अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, अपने आप को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, अब उसके ऊपर पूरे डेक्कन के ऊपर राज करना चाहते थे। दे इवन हैड राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन, मतलब उनके पास दो अधिकार थे कि वो चौथ एक टैक्स होता है और सरदेशमुखी जो था वो एक तरह का टैक्स होता है। चौथ में 1/4 जो टोटल प्रोडक्शन होती है उसका 1/4 जो होता है उन्हें पीजेंट्स को जो था वो मराठों को देना पड़ता था एंटायर रीजन में से। हैंस दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर किंगडम बियॉन्ड द डेक्कन, इसीलिए वो अपने किंगडम को और आगे बढ़ाने के लिए या अपने किंगडम को और बड़ा करने के लिए जो डेक्कन में जो थे वो और आगे बढ़ रहे थे। एंड सरप्रेस पावर ऑफ द मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर की पावर को जो था वो सप्रेस करना चाहते थे, उनको ख़त्म करना चाहते थे वहाँ से। वट वर द पॉलिसी अडोप्टेड बाई सॉरी वट वर द पॉलिसीज अडोप्टेड बाई द आसफ जहाँ टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए आसफ जहाँ ने किस तरह की पॉलिसी जो थी वो अडोप्ट की थी या क्या तरीके उसने अपनाए थे। तो आसफ जहाँ वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद, तो हैदराबाद स्टेट का जो फाउंडर था वो आसफ जहाँ था। एंड ही हैड अडोप्टेड मैनी पॉलिसीज टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उसने बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई थी। फर्स्ट ही बॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया टू हिज स्टेट, कहता है वो नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर जो था अपने साथ लेके अपनी स्टेट में आया। ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर, उसने मनसबदार को अडोप्ट किया और उन्हें जागीरें बांटी। ही रूल्ड इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहा था। येट ही वाज स्टिल ए सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, अभी भी वो मुगल एम्पायर का एक सर्वेंट था। नेक्स्ट सम एडिशनल क्वेश्चंस आर देयर। व्हेन डिड औरंगजेब डाइड, सो आंसर इज ही डाइड इन 1707, 1707 में उसकी डेथ हो गई थी। व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट, आंसर इज 1761, 1761 में जो था पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था बिटवीन मराठाज एंड अहमद शाह अब्दाली, अब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। व्हेन डिड नादिर शाह अटैक ऑन दिल्ली, नादिर शाह ने भारत के ऊपर कब अटैक किया था, 1739 में नादिर शाह ने भारत के ऊपर अटैक किया था। सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिड एंड हाउ मैनी टाइम्स अहमद शाह अब्दाली इन्वेड इंडिया, अभी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार जो था और कब से कब तक अटैक किया, कितनी बार किया। सो बिटवीन 1748 टू 1761 ही इन्वेडेड इंडिया 5 टाइम्स, कहता है उसने 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार भारत के ऊपर अटैक किया था। नेक्स्ट है हु वाज मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान कौन था। ही वाज द फाउंडर ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बंगाल प्रोविंसेस का जो फाउंडर था वो मुर्शिद कुली खान था। ही वाज अपॉइंटेड एज द नायब, नायब इट इज़ रिटन नायब, यहाँ ही नायब आएगा, नायब ऑफ डेप्यूटी गवर्नर, ये बी लिखा हुआ बेटा ध्यान दीजिएगा। नायब ऑफ डेप्यूटी गवर्नर, वो एक नायब डेप्यूटी गवर्नर जो थे वो मतलब जो गवर्नर से नीचे होता है डेप्यूटी गवर्नर, वो जो था अपॉइंट किया गया था बंगाल का प्रोविंसेस का बाय द मुगल एम्पायर, मतलब गवर्नर नहीं था डिप्टी गवर्नर था वो। जैसे प्रिंसिपल से नीचे वाइस प्रिंसिपल और सीएम से नीचे जो वाइस सीएम होता है जिसको हम बोलते हैं उसको, उसी तरह से ही गवर्नर से नीचे की पोस्ट है उसको। वट वर द रीजन्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, अब हम देखेंगे कि मुगल एम्पायर जो इतना इंपॉर्टेंट या इतना पावरफुल एम्पायर था वो किस तरह से डिक्लाइन हुआ। तो नेक्स्ट है फाइनेंशियली एंड मिलिट्री रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर डेप्लीटेड, कहता है बाय द औरंगजेब बिकॉज हिज डिसीजंस टू फाइट ए लॉन्ग बैटल इन डेक्कन, कहता है एक डेक्कन, पूरे डेक्कन को औरंगजेब जीतना चाहता था तो अपने उस एक्सपेडिशंस के लिए यानी कि अपने उन युद्धों के लिए जो था औरंगजेब ने जो था वो वहाँ का जो मिलिट्री रिसोर्सेज थे एम्पायर के और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उसमें बहुत सारा उसका पैसा और उसके मिलिट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ, उसी वजह से जो था वो डेप्लीशन का एक कारण था। सेकंड, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द एफिशिएंसीज ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोकन डाउन, कहता है जो मुगल एफिशिएंसी के जो आगे सक्सेसर थे दे वर वेरी वीक, वो बहुत ज़्यादा वीक थे। औरंगजेब की डेथ के बाद जो उसके आगे जो सक्सेसर थे जो उस एडमिनिस्ट्रेशन को जो था वो धीरे धीरे और वीक हो गए क्योंकि उसको एफिशिएंटली जो था उसके ऊपर रूल नहीं कर पाए। पीजेंट एंड जमींदार यूज टू रिवोल्ट अगेंस्ट द एम्पायर, जो किसान जो थे और वो जमींदार जो थे उन्होंने एम्पायर में मुग़लों के अगेंस्ट में रिवोल्ट किए, मुग़लों के अगेंस्ट में विद्रोह किए, इन विच टाइम टू टाइम विच काज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द मुगल एम्पायर, जिससे मुगल एम्पायर को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है रिलीजियस एंड रेबिलियस ग्रुप्स ऑफन यूज टू चैलेंज द मुगल अथॉरिटी, तो जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से धर्म और जो
रेबिलियस ग्रुप्स, विद्रोह करने वाले जो ग्रुप होते थे, दे यूज टू चैलेंज द मुगल अथॉरिटी, वो टाइमली मुगल अथॉरिटी को जो था वो चैलेंज करते रहते थे। सक्सेस ऑफ औरंगजेब वर वेरी वीक, जो औरंगजेब के सक्सेसर थे बहुत वीक थे। एंड ग्रेजुअली शिफ्टिंग टू द पावर इन टू हिज हैंड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर, और जिसकी वजह से जो पावर जो थी वो धीरे धीरे जो गवर्नर थे उनके हाथों की कठपुतली बनती चलेगी और धीरे धीरे उनके हाथों में चलेगी। और नेक्स्ट आप इसको यूँ भी लिख सकते, दे वर अनेबल टू स्टॉप द ग्रेजुअल शिफ्टिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर, मतलब जो जिस तरह से वो धीरे धीरे जो पावर जो थी वो आप देख सकते हो कि वो गवर्नर के हाथों में चली गई थी, क्योंकि वो रोक नहीं पाए थे, क्योंकि सक्सेसर जो थे वो औरंगजेब के वो काफ़ी वीक थे, और जिसकी वजह से वो गवर्नर के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे और गवर्नर जो थे वो पावरफुल होते चले गए थे। तो ये एक पॉइंट और नीचे है, इसमें आप देख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है, दिस इज़ द अब ऑल अबाउट द मैप। ये मैप है बेटा, अगर आपने फिल कर लिए तो ठीक है, नहीं तो ये जो आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर, लाहौर, ये जाट, ये सिख, ये दिल्ली और ये मराठास, ये जो मैप है इसमें आप लोगों ने 18th सेंचुरी के अंदर जो मेन प्रोविंसेस थे, जो इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस थे, जो मुगल्स के लॉयल जो थे, लेकिन धीरे धीरे मुगल के लॉयल होने के बाद उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट जो थे वो एरियाज़ एस्टैब्लिश कर लिए थे, तो उनके बारे में आपने इनको भरना है। अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, मराठाज है, जाट, सिख, ये आप चीज़ ने इनको यहाँ पे मैप पे दिखाना है। नेक्स्ट है, एक और मैप है, आप देख सकते हो कि ये उसके बाद की तस्वीर है, मैप है, ये भी आपने इसमें फिल करना है। इसमें आपने जो एरियाज़ दिए हुए हैं, यहाँ काबुल दिया हुआ है, श्रीनगर दिया हुआ है, तो इस मैप में आप इसी भरना है। मालवा जो है, जो एरिया जो था वो धीरे धीरे कम होता गया, आप देख सकते हो कि एंटायर रीजन जो औरंगजेब के टाइम में एंटायर रीजन जो था वो सारा का सारा अंग्रेजों मुग़लों के कंट्रोल में था, लेकिन जो धीरे धीरे जो था देखिए आप किस तरह से हो गया है, ये इतना सा रीजन रह गया था जो देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें आपने जो ये नाम दिए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो ये अजमेर है, चित्तौड़ है, गुजरात है, मालवा है, जयपुर है, लाहौर है, पंजाब है, पानीपत है, दिल्ली है, पटना है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, अगर आप जो टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो सम मोर नेम्स आर गिवन देयर। 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन का जो आपका चैप्टर है उसमें 2 ही मैप दिए हुए हैं, एंड दीज बोथ मैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी कुछ और आप यहाँ बंगाल आप देख सकते हो, पटना है, काबुल है, ये भर सकते हो, श्रीनगर है, कश्मीर है, तो आप ये नाम जो है वो भर सकते हो। यू हैव टू राइट जस्ट ओनली 10 to 15 नेम्स देयर ऑन दिस मैप, 10 से 15 नाम ही इस मैप पे लिखने हैं, और एग्ज़ाम में हम लोग जो है वो उसमें से आपको फिर 5 to 7 और 8 मैप जो होते हैं वो उसके ऊपर फिल करने होते हैं मैप के ऊपर। ठीक है, सो इज आफ्टर दैट इफ़ एनी प्रॉब्लम इज देयर टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर देन यू कैन मेक ए कॉल टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।